नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, गलवान घाटी में हिंसक घटना के पीछे चीन की पूर्व नियोजित कार्रवाई जिम्मेदार। तमिलनाडु के महानगरीय क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पूर्ण लॉकडाउन लागू। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 53% से अधिक हुई। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए मतदान शुरू, मतगणना आज शाम। और दक्षिण कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 8 आतंकवादी मारे गए। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस वर्चुअल बैठक में 15 से अधिक राजनीतिक दलों के अध्यक्ष भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी दलों के प्रमुखों से बात की और उन्हें बैठक में शामिल होने को कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हिंसक घटना पर कड़ा रवैया अपनाया है। उन्होंने बुधवार को कहा था कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के 20 बहादुर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि भले ही कैसी भी स्थिति और परिस्थिति हो, भारत अपनी एक एक इंच धरती और आत्मसम्मान की दृढ़ता से रक्षा करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हाल की हिंसक झड़प के मद्देनजर ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चीन के साथ एलएसी पर चल रहे सीमा गतिरोध पर राजनीतिक आम सहमति के मद्देनजर प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। एलएसी पर दोनों ही देशों के बीच पिछले 5 दशकों से अधिक से चली आ रही व्यापक सर्वसम्मति में चीन के बदलाव और इसी के अंतर्गत सोमवार को हुई हिंसक झड़प का भारतीय अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया है। दूसरी ओर बीजिंग को अभी भी कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने बाकी हैं। एजेंसी रिपोर्टों के अनुसार गलवान घाटी में चीन के 40 से अधिक सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दावे की पुष्टि अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में भी की गई है। इससे इतर भारत ने मुखर रूप से यह स्पष्ट किया है कि एलएसी में चीन द्वारा यथास्थिति को बदलने के एक पक्षीय प्रयास के कारण एक कर्नल सहित 20 सैन्यकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि गलवान घाटी में नियोजित हिंसक चीनी कार्रवाई और दोनों ही पक्षों को हुए जानमाल के नुकसान के लिए चीन सीधे सीधे जिम्मेदार है। भारत यह भी स्पष्ट कर चुका है कि एलएसी के मुद्दे पर यदि चीन द्वारा 6 जून को हुए उच्च स्तर की द्विपक्षीय समझौते का मान रखा गया होता तो मौजूदा स्थिति से बचा जा सकता था। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव कम करने के लिए सैन्य और राजनयिक माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। इस महीने की 6 तारीख को दोनों देशों के कोर कमांडरों की बैठक चुशुल मोल्डो क्षेत्र में हुई थी। इसमें वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास तनाव कम करने के बारे में सहमति बनी थी। इस सहमति को लागू करने के लिए दोनों देशों के ग्राउंड कमांडर पिछले सप्ताह नियमित रूप से बैठक करते रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने चीन से कहा है कि वो अपनी गतिविधियों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार अपने इलाके तक सीमित रखे। While we remain firmly convinced of the need for maintenance of peace and tranquility in the border areas and the resolution of differences through dialogue, at the same time, as Honorable PM stated yesterday, we are also strongly committed to ensuring India's sovereignty and territorial integrity. श्री अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि चीन की सुनियोजित कार्रवाई के कारण हिंसा हुई और दोनों देशों के सैनिक हताहत हुए। प्रवक्ता ने कहा कि यदि चीन ने उच्च स्तरीय बातचीत में हुए समझौते का पालन किया होता तो इस स्थिति को टाला जा सकता था। उन्होंने कहा कि भारत का रुख पूरी तरह स्पष्ट है कि वो नियंत्रण रेखा के इस पार अपने क्षेत्र में ही हमेशा सभी प्रकार की गतिविधियां करेगा और सीमा प्रबंधन के प्रति उसका रवैया जिम्मेदाराना रहेगा। पूर्व राजनयिक विजय नाम्बियार ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि लोमड़ी की तरह की सोच और विदेश नीति के मामलों के बारे में आम सहमति से पीछे हटने की चीन की नीति के कारण पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई। response which Prime Minister Modi has undertaken in a statement yesterday is the right response. I don't think we can afford at any stage to let down our guard on the border.
लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के साथ झड़पों में शहीद हुए राजेश उरंग का आज पश्चिम बंगाल में उनके गृहनगर बीरभूम में अंतिम संस्कार कर दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हजारों लोगों ने उन्हें अश्रुपूर्ण विदाई दी। राज्य के एक अन्य शहीद जवान विपुल रॉय का भी आज अलीपुरद्वार में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में देश के लिए बलिदान होने वाले राज्य के 5 शहीद परिवारों को 36 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 5 शहीदों के प्रत्येक परिवार को 36 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस राशि में 25-25 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से, जबकि 11-11 लाख राज्य सरकार की ओर से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक शहीद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दिए जाने की घोषणा की है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में बिहार के 5 जवान शहीद हो गए। ये बिहार रेजिमेंट सेंटर के जवान थे। इस बीच बिहार के 4 और झारखंड के 1 शहीद का पार्थिव शरीर कल शाम पटना पहुंचा। वैशाली, समस्तीपुर और भोजपुर के जवानों का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव भेजा गया, जबकि सहरसा और झारखंड के साहेबगंज के शहीदों का पार्थिव शरीर सड़क मार्ग से उनके घर ले जाया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। लेह में कल सिविल सोसाइटी के लोगों ने गलवान घाटी के शहीदों की याद में कैंडल मार्च का नेतृत्व किया। लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन के नेतृत्व में धार्मिक संगठनों मोइनुल इस्लाम, मोइनुल इमामिया और ईसाई समुदाय तथा राजनीतिक दलों भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस ने इसमें भाग लिया। इस अवसर पर एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी कुंजांग ने कहा कि लद्दाख के लोग सेना के साथ खड़े रहेंगे और उसी प्रकार सेना को समर्थन देंगे जैसे उन्होंने 21 वर्ष पहले करगिल में दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो, तो बात करो, कुछ मदद करो, कोरोना के चलते याद रखो, घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है। तमिलनाडु में चेन्नई और उसके उपनगरीय इलाकों में कल रात से लॉकडाउन पूरी तरह से लागू हो गया है। तमिलनाडु सरकार ने इसे 12 दिन के लिए लागू करने की घोषणा की है, जो इस महीने के अंत तक रहेगा। लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने के लिए चेन्नई पुलिस ने पूरे शहर के महत्वपूर्ण स्थानों पर बैरिकेड लगाए हैं और सड़कों पर वाहनों की आवाजाही को कम करने के लिए कई प्रकार से जांच कर रही है। लोगों को सामानों की खरीदारी के लिए 2 किलोमीटर के दायरे में सीमित कर दिया गया है। मांस की दुकानों को लॉकडाउन तक बंद रखने को कहा गया है। अगले 2 रविवार को परचून और सब्जी की दुकानों को भी बंद करने को कहा गया है। आकस्मिक आवागमन के लिए वैध कागजात दिखाने के बाद अनुमति दी जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के अन्य हिस्सों में राष्ट्रव्यापी अनलॉक 1 लागू रहेगा। पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के बढ़ते नए मामलों के मद्देनजर चेन्नई और इसके आसपास के इलाकों में पूर्णबंदी कर दी गई है। अगले 12 दिनों तक दुकानें दोपहर बाद 2 बजे तक खुलेंगी। मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस अधिकारियों ने पूर्णबंदी को लागू करवाने के लिए विस्तृत कार्रवाई योजना तैयार की है। सार्वजनिक बस सेवा पहले से ही बंद है। हालांकि इस क्षेत्र में हवाई उड़ानें और लंबी दूरी की रेल यात्राएं पहले से निर्धारित होने के कारण चालू रखी गई हैं। एटीएम मशीनें सामान्य रूप से काम करेंगी, जबकि बैंक महीने में केवल 2 दिन खुलेंगे। राज्य के दूसरे हिस्सों में अनलॉक का पहला चरण लागू रहेगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से गौरव राघव। देश में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 53% से अधिक हो गई है। अब तक 2,04,711 रोगी ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,386 रोगी ठीक हुए हैं। करीब 1,63,248 मरीजों का इलाज चल रहा है। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 13,586 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 3,80,532 हो गई है। यह एक दिन में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। पिछले 24 घंटों में इस संक्रमण से 336 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 12,573 हो गई है। मृत्यु दर 3.30% पर आ गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में लगभग 1,76,959 नमूनों की जांच की गई। एक दिन में जांच की यह सबसे बड़ी संख्या है। अब तक 64,26,627 नमूनों की जांच की जा चुकी है। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की जांच की अनुमति देकर लगातार जांच क्षमता में वृद्धि कर रही है। कुल 960 प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी गई है, जिनमें 703 सरकारी और 257 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ अंजू सेठिया, आकाशवाणी समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत लखनऊ की केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की प्रयोगशाला को यूमीफोनोविर दवा के प्रभाव, सुरक्षा और वायरस रोधी क्षमता के फेज 3 रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसबो नियंत्रित परीक्षण की अनुमति मिल गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यूमीफेनोवियर दवा सुरक्षित है और मानव कोशिकाओं में वायरस के प्रवेश को रोकने में कारगर है। ये रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने में भी उपयोगी है। उन्होंने कहा कि ये दवा मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती है और हाल ही में कोविड-19 मरीजों में संभावित उपयोग के कारण इसका महत्व बढ़ गया है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर कई बैठकों के बाद दिल्ली में कोविड-19 जांच की क्षमता दोगुनी कर दी गई है। 15 से 17 जून तक 27,000 से अधिक नमूने एकत्र किए गए, जबकि इससे पहले केवल 4 से 4,500 नमूने ही एकत्र किए जा रहे थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी के 242 कंटेनमेंट जोन में घर घर स्वास्थ्य सर्वेक्षण कल पूरा हो गया। इस दौरान 2,30,000 लोगों का सर्वेक्षण किया गया। गृह मंत्री के निर्देश पर और दिल्ली में जांच के परिणाम शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए कल रैपिड एंटीजन टेस्ट भी शुरू कर दिए गए। 193 जांच केंद्रों में 7,000 से अधिक लोगों की जांच की गई। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी को राहत उपलब्ध कराने के लिए नीति आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। ये समिति आइसोलेशन बेड, वेंटिलेटर सपोर्ट के बिना आईसीयू और वेंटिलेटर युक्त आईसीयू के लिए दिल्ली में निजी अस्पतालों के शुल्क तय करने के लिए बनाई गई थी। समिति ने आइसोलेशन बेड के लिए 8 से 10,000, वेंटिलेटर सपोर्ट के बिना आईसीयू के लिए 13 से 15,000 और वेंटिलेटर युक्त आईसीयू के लिए 15 से 18,000 रुपए का शुल्क तय करने की सिफारिश की है। इसमें पीपीई की लागत भी शामिल है। गृह मंत्री के निर्देशों के बाद दिल्ली में कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि आगामी दिनों में और अधिक जांच की जाएंगी। रेलवे ने दिल्ली में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए 503 कोविड केयर कोच तैनात किए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, गलवान घाटी में हिंसक घटना के पीछे चीन की पूर्व नियोजित कार्रवाई जिम्मेदार। तमिलनाडु के महानगरीय क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पूर्ण लॉकडाउन लागू। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 53% से अधिक हुई। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए मतदान शुरू, मतगणना आज शाम। और दक्षिण कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 8 आतंकवादी ढेर। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 510 नए मामलों की पुष्टि के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,660 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के हवाले से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान 22 रोगियों की मृत्यु के साथ ये आंकड़ा बढ़कर 1,592 हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल 389 रोगियों को उपचार के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई।
कल 389 रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी मिलने के बाद राज्य में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 17,829 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में 6,239 सक्रिय मामलों में से 6,178 की स्थिति स्थिर है, जबकि 61 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। पिछले 24 घंटों में सामने आए 510 नए पॉजिटिव मामलों में से अकेले अहमदाबाद में सबसे अधिक 317 मामले पाए गए। इसके अलावा सूरत से 82 नए मामले सामने आए, जबकि 43 मामले वडोदरा में पाए गए। सूत्रों ने बताया कि राज्य में अब तक करीब 3,08,000 लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। राज्य में 2,06,000 से अधिक लोगों को एहतियात के तौर पर अपने घरों में क्वारंटीन किया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तेलंगाना में कल 352 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इससे वहां कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 6,027 हो गई है। राज्य में 3,300 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। इस संक्रमण से 195 लोगों की जान गई है। नागालैंड में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 5 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही ये संख्या बढ़कर 198 हो गई है। इनमें से 89 लोगों का उपचार चल रहा है और 109 लोग ठीक हो गए हैं। सभी संक्रमित मामलों में सामान्य लक्षण पाए गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एस पांगन्यू पोम ने एक ट्वीट में कहा कि 320 मामलों की जांच की गई, जिनमें 5 संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 2 मामले मोन और कोहिमा से हैं और 1 मामला दीमापुर से है। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला के अंतर्गत हम कोविड-19 पर वरिष्ठ विशेषज्ञों की राय प्रसारित करते हैं। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में कोविड केंद्र के क्लिनिकल मैनेजरियल ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर अंजन त्रिखा ने कहा है कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर काफी कुछ देखते सुनते हैं। इसमें कुछ अपुष्ट जानकारी भी होती है। इस प्रकार की जानकारी उनकी चिंता बढ़ा देती है और मनोविकार को जन्म देती है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे पुष्ट और विश्वसनीय जानकारी के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे माध्यमों को देखें और सुनें। जब भी आपको कोई रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको रिलायबल न्यूज चाहिए, आपको एक न्यूज चाहिए जिसके अंदर कोई मार्केटिंग नहीं हो रहा है, तो आप दूरदर्शन देखिए टीवी पे या ऑल इंडिया रेडियो सुनिए अपने रेडियो पे। वहां से आपको एक ऐसी खबर मिलेगी, एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसके ऊपर कोई मार्केट इन्फ्लुएंस नहीं हो, जिसका कोई और कारण नहीं है, जिसकी कोई एक दाएं या बाएं बैंडिंग नहीं है। तो जब भी आपको न्यूज सुननी है, जब भी आपको न्यूज देखनी है, आप दूरदर्शन देखिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर नरेश गुप्ता कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तेलीहार गांव से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित रहेंगे। इस योजना का उद्देश्य अपने राज्यों को लौटे मजदूरों और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। 125 दिनों के इस अभियान को मिशन मोड पर लागू किया जाएगा। ये अभियान बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा के उन 116 जिलों में लागू किया जाएगा जहां लौटने वाले श्रमिकों की संख्या 25,000 से ज्यादा रही है। इन जिलों में 27 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। इस योजना के माध्यम से वापस लौटे श्रमिकों में से 2/3 को रोजगार मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों का 3 वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए का भुगतान कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ना किसानों के खातों में आज 418 करोड़ रुपए का भुगतान किया। ये राज्य सरकार द्वारा एक साथ सबसे अधिक भुगतान किया गया है। इसके पहले कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 5 सालों के दौरान केवल 95,215 करोड़ रुपए का कुल भुगतान किया था। एक रिपोर्ट।
इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई और अपने देश के साथ ही पूरी दुनिया में बंदी हो रही थी, तब हर किसी ने ये सोचा कि चीनी मिलों और गन्ना किसानों का क्या होगा। लेकिन प्रदेश सरकार ने न केवल कोरोना के संक्रमण को रोका, बल्कि लगातार चीनी मिलों को भी चलाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया कि कोई चीनी मिल लॉकडाउन के दौरान बंद नहीं होगी और इसका सफलतापूर्वक परिचालन कर दिखाया। पूरे लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में लगभग 119 चीनी मिलें लगातार चलती रहीं। प्रदेश में हर चीनी मिल से 10 से लेकर 10,000 तक लोगों को रोजगार मिलता है और उससे 25 से लेकर 40,000 किसान जुड़े होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर है। प्रदेश में हर रोज 5 लाख लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन हो रहा है, जिसे 28 राज्यों को सप्लाई करने के साथ ही विदेश में भी भेजा जा रहा है। प्रदेश में 2007 से 2012 के बीच 19 चीनी मिलें बंद हुई, जबकि 2017 में नई सरकार आने के बाद से 1 दर्जन से ज्यादा बंद चीनी मिलों और नई चीनी मिलों ने पेराई का काम शुरू कर दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। आंध्र प्रदेश और गुजरात में 4-4, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 3-3, झारखंड में 2 तथा मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में 1-1 सीट हैं। कर्नाटक में 4 सीटों पर सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित कर लिए गए हैं। ये हैं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, भाजपा उम्मीदवार हिरन्ना कडाडी और अशोक गस्ती। अरुणाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नबाम रेबिया भी राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए निर्विरोध चुन लिए गए हैं। मिजोरम में मतदान के समय विधायकों ने मास्क पहनकर सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का पालन किया। राज्य की एक सीट के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के 2-2 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के KC वेणुगोपाल और नीरज दांगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत चुनाव मैदान में हैं। मणिपुर में मतदान जारी है। अंतिम समाचार मिलने तक 51 विधायकों में से 28 वोट डाले जा चुके थे। इस सीट के लिए भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मेघालय में राज्यसभा की इकलौती सीट के लिए मतदान जारी है। शिलंग के रिबलॉन्ग में विधानसभा के अस्थायी भवन में आज सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस MDA गठबंधन और विपक्षी कांग्रेस जीत के प्रति आशान्वित हैं। मध्य प्रदेश में मतदान थोड़ी देर पहले समाप्त हो गया। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा परिषद गए और मतदान कराया। एक रिपोर्ट। कुल मिलाकर 206 सदस्यों ने मतदान किया, क्योंकि 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्तमान में 24 सीटें खाली हैं। पहला वोट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डाला, उसके बाद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मतदान किया। सभी सदस्य कोविड-19 महामारी के मद्देनजर अनिवार्य सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए कतार में खड़े थे और सभी ने मास्क भी पहने हुए थे। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और एक सरकारी कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर सुमेर सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है।
वहीं कांग्रेस ने पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और दलित नेता फूल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव में एक सीट जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 52 वोटों की आवश्यकता है और दोनों दलों की संख्यात्मक क्षमता के अनुसार भाजपा को 2 सीट मिलना तय माना जा रहा है, क्योंकि उसके पास स्वयं के 107 विधायक हैं। भाजपा सूत्रों ने बसपा के 2 विधायकों, समाजवादी पार्टी के 1 विधायक और 2 निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा भी किया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए भाजपा ने 3 उम्मीदवारों को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। सभी 19 सीटों की मतगणना आज शाम होगी। दक्षिण कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 8 आतंकवादी मारे गए हैं। मीज पंपोर और शोपियां के बंद पावा में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कल शाम संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान शामिल थे। सुरक्षा बलों के इलाके में पहुंचते ही छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। आतंकवादियों के मारे जाने के साथ ही ये अभियान आज सवेरे समाप्त हो गया। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने बताया कि 3 आतंकी मीज पंपोर में जबकि 5 शोपिया के बंद पावा में मारे गए थे। आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। इससे पहले मीज पंपोर में कल 1 आतंकवादी मारा गया, जबकि 2 आतंकवादी नजदीक की एक मस्जिद में छिप गए। प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा बलों ने संयम का परिचय देते हुए कोई गोली नहीं चलाई। मस्जिद की पवित्रता बनाए रखने के लिए केवल आंसू गैस के गोले छोड़े गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कहा है कि रविवार को 6ठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस परस्पर सुरक्षित दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए घर पर अपने परिवार के साथ ही मनाएं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि योग दिवस एक सार्वजनिक आयोजन होता है, लेकिन ये असाधारण समय है और इसलिए हमें घर पर ही रहकर मनाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग में मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से निपटने की क्षमता है। योगा गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी to know your immune system better and put in the extra efforts where needed. Yoga has the potential to cater to mental, physical and psychological challenges. It puts to test how one can live in challenging times. प्रधानमंत्री ने आज जैन मुनि आचार्य श्री महाप्रज्ञा की जन्म शती के अवसर पर समारोह को संबोधित किया। श्री महाप्रज्ञा जैन धर्म के श्वेतांबर तेरा पंथ के 10वें प्रमुख थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान परीक्षा की इस घड़ी में नागरिकों को ऐसी सभी महान आत्माओं की शिक्षाओं को अपनाना चाहिए जिसमें उन्हें तनाव मुक्त जीवन जीने में भी मदद मिल सकती है। आचार्य महाप्रज्ञा जी ने हम सबको एक और मंत्र दिया और उनका ये मंत्र था स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ अर्थव्यवस्था। आज की परिस्थिति में उनका ये मंत्र हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज देश इसी मंत्र के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है जिस समाज और राष्ट्र का आदर्श हमारे ऋषियों, संत आत्माओं ने हमारे सामने रखा है, हमारा देश जल्द ही उस संकल्प को सिद्ध करेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 30 और अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश होने का अनुमान है। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन तीसरे पहर या शाम को बादल छाए रह सकते हैं। श्रीनगर में मुख्य रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन दोपहर बाद या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इसके अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। तापमान 15 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर बाद या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं नईम अख्तर। बंबई शेयर बाजार आज बढ़त के साथ खुला। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 593 अंक की बढ़त के साथ 34,801 पर था। निफ्टी 169 अंक की वृद्धि के साथ 10,261 पर था।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा के लिए आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा, गलवान घाटी में हिंसक घटना के पीछे चीन की पूर्व नियोजित कार्रवाई जिम्मेदार। तमिलनाडु के महानगरीय क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पूर्ण लॉकडाउन लागू। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 53% से अधिक हुई। राज्यसभा की 19 सीटों के लिए मतदान चालू, मतगणना आज शाम। और दक्षिण कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 8 आतंकवादी मारे गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।